Hello folks, welcome back to our channel LTT Let's Tax Talk. This is ये श्रुति गुप्ता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गिफ्ट्स और गिफ्ट्स पर लगने वाला टैक्स। ईयर 2004 से पहले गिफ्ट्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं था और ना ही कोई इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोविजन था। 2004 के बाद इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 56 में गिफ्ट्स के ऊपर प्रोविजन लाया गया कि गिफ्ट्स के ऊपर कब टैक्स लगेगा। अगर कोई इंडिविजुअल या HUF ड्यूरिंग द ईयर कोई सम या कोई प्रॉपर्टी रिसीव करता है मोर देन 50,000 देन दैट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द असेसी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सपोज कीजिए मिस्टर ए को मिस्टर बी ने गिफ्ट दिया 60,000 का। अब ये क्योंकि 50,000 की लिमिट से ज्यादा है तो फुली टैक्सेबल होगा, दैट इज 60,000 विल बी टैक्सेबल। इनकम टैक्स में कुछ ऐसे भी प्रोविजंस दिए गए हैं वेयर any sum of money or any property received will not be taxable under section 56। तो वो प्रोविजंस हैं, वो 7 प्रोविजंस हैं। फर्स्ट, any sum of money or any property received from relative। सेकेंड, on the occasion of marriage। थर्ड, on will or through inheritance। कोई ऐसा फंड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई ट्रस्ट या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट या कोई फाउंडेशन ऐसी जो कि रेफर की गई है 1023C में। इन 7 पॉइंट्स में से अगर किसी से भी कोई अमाउंट या कोई प्रॉपर्टी रिसीव हुई है दैट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56। तो पहला था हमारा कोई अमाउंट या कोई प्रॉपर्टी रिसीव हुई है किसी रिलेटिव से। तो अब ये रिलेटिव क्या है कि हम सभी लोगों को जो भी हमारी रिश्तेदारी में आते हैं सभी को हम रिलेटिव की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे और जो भी अमाउंट मिलता है दैट विल बी कंसीडर्ड एज गिफ्ट? नहीं। तो रिलेटिव की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है जिसमें हमें ये पता चलता है कौन कौन से रिलेटिव में इंक्लूड किए जाएंगे। फर्स्ट है किसी भी इंडिविजुअल का स्पाउस, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, डॉटर, सन, या फिर हमारे पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर लाइक फादर के ब्रदर सिस्टर और मदर के ब्रदर सिस्टर एंड देयर रिस्पेक्टिव स्पाउस। अगर इन सब लोगों में से किसी से भी कोई अमाउंट या कोई प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव होती है दैट विल बी कंसीडर्ड एज गिफ्ट। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक फादर ने 20 लाख रुपीज गिफ्ट किए हैं एक सन को, देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज गिफ्ट। सपोज करते हैं एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किए हैं 10 लाख रुपीज और वो 10 लाख हस्बैंड ने FD करा दिए हैं। हस्बैंड एंड वाइफ के केस में सेक्शन 64 अप्लाई हो जाता है, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। अगर कोई गिफ्ट देता है इंडिविजुअल अपने स्पाउस को तो जो भी उससे इनकम जनरेट होगी तो वो डोनर की ही इनकम मानी जाएगी। हमारे केस में वाइफ ने हस्बैंड को गिफ्ट किया 10 लाख का जिसकी उसने FD करा ली। अब उस FD से जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो वाइफ की इनकम मानी जाएगी। सपोज करिए 10 लाख की FD पे 1 लाख का इंटरेस्ट हमें मिलता है, हस्बैंड को मिलता है। हस्बैंड उस 1 लाख को फर्दर FD बना के इन्वेस्ट कर देता है तो जो वो 1 लाख की FD पे फर्दर इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द हस्बैंड। क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा यहाँ पे क्योंकि ये हस्बैंड एंड वाइफ का केस है। क्लबिंग के प्रोविजन हस्बैंड एंड वाइफ, माइनर चाइल्ड और फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, इन तीनों के बीच में लगता है। अभी ये बात थी वाइफ ने हस्बैंड को गिफ्ट किया। सेम प्रोविजन ऐसे ही होगा अगर हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट करता है। हस्बैंड अगर वाइफ को गिफ्ट करता है कोई अमाउंट या कोई प्रॉपर्टी और उससे कोई इनकम जनरेट होती है तो देन दैट इनकम विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द हस्बैंड। मगर जो इनकम को री इन्वेस्ट करके इनकम जनरेट होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ वाइफ। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बात आती है गिफ्ट तो मिल गया तो क्या गिफ्ट डीड जरूरी है? मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि अगर आपको ह्यूज अमाउंट गिफ्ट में आ रहा है तो उसके लिए गिफ्ट डीड बनवा लेनी चाहिए। इसमें जो भी गिफ्ट देने वाला है उसका पैन आधार के साथ साथ उसका सोर्स ऑफ इनकम और रिलेशन भी मेंशन हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इफ एनी अमाउंट और एनी प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। इफ एनी सम और प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज then that amount will also be considered as gift। जैसे कि शादी में कोई गिफ्ट मिला है गिफ्ट के रूप में, शगन में
कोई ज्वेलरी में कोई गिफ्ट मिले हैं तो वो गिफ्ट की ही डेफिनेशन में आएंगे एंड दैट विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। यहाँ पे एक पॉइंट देखने वाला है कि यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ शादी की। शादी से पहले अगर कोई फंक्शन हुआ है लाइक रिंग सेरेमनी, कोई एंगेजमेंट फंक्शन, कोई रोका सेरेमनी, उस पे जो गिफ्ट्स मिले हैं वो इस डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड किए जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ मैरिज के ओकेजन के लिए ही एलिजिबल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एनी सम ऑफ मनी और एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ विल और थ्रू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो हो गया हमारा जो हमारे फोर फादर से हमें मिला, हमारे पूर्वजों से हमें मिला, वो हो गया इनहेरिटेंस। अब बात आती है विल की। विल तो किसी से भी हो सकता है, चाहे वो हमारे रिलेटिव हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या कोई फ्रेंड है। फ्रेंड भी एक विल में हमें कुछ भी दे सकता है, चाहे वो अमाउंट है, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी है, मूवेबल और इमूवेबल। तो अब विल की बात आती है तो विल नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। जब तक एक विल रजिस्टर्ड नहीं होगी, अदरवाइज कोई ना कोई डिस्प्यूट विल में रहेगा। तो इट इज बेटर एंड सजेस्टेड दैट विल नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। में एक पॉइंट और ध्यान देने वाला है, अगर कोई विल बनाता है तो वो अपनी विल दोबारा चेंज करके रजिस्टर करा सकता है। जो लास्ट विल होगी वही एक्टिव विल मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन जो कि रेफर्ड है 1023C में, या कोई ट्रस्ट या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जिसका रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 12A में, अगर उससे कोई पैसा मिलता है तो वो भी नॉन टैक्सेबल माना जाएगा, प्रोवाइडेड दैट जिस इंडिविजुअल को वो अमाउंट रिसीव हुआ है वो पर्सन सेक्शन 13(3) में फॉल ना करता हो। सेक्शन 13(3) में कौन व्यक्ति आते हैं, कौन इंडिविजुअल आते हैं? लाइक कोई ट्रस्टी है, किसी का उस ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, कोई ऑथर है जो कि रिलेटेड है उस ट्रस्ट से, अगर उन्हीं को कोई पैसा मिल रहा है तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ दैट असेस। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि आपको पता है अभी कोविड की महामारी आई थी जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गंवाई और बहुत सारे लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट में भी बहुत पैसा गया। तो इस चीज के लिए कोविड में जिन लोगों की जान गई है, एम्प्लॉयर्स ने भी एक्स ग्रेशिया के रूप में उनकी फैमिली को पैसा दिया है और मेडिकल ट्रीटमेंट में भी हेल्प की है। तो इसी के लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 56 में प्रोविजन ऐड किया गया कि अगर कोई एम्प्लॉयर एक्स ग्रेशिया के रूप में किसी कोविड से हुई इलनेस से अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो जो भी पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है, अगर कुछ लोग मिलके या कोई इंडिविजुअल कोविड अफेक्टेड फैमिली को पैसा देते हैं तो वो 10 लाख तक टैक्सेबल नहीं होगा, उसके ऊपर जितना भी अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स हमारे गिफ्ट के रिगार्डिंग कि कब कब कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसमें हमारा को दिया गया पैसा या कोई प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होंगी एंड विल बी ट्रीटेड एज गिफ्ट। आशा करती हूँ कि आपको गिफ्ट्स और गिफ्ट्स की टैक्सेबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ क्लैरिटी आई होगी। In case you have any queries, do let me know through comment box or through email. Thank you for today. Stay safe, stay healthy. Do subscribe to my channel. Bye bye.